Hello guys, welcome back to part second of class 11 chapter first nature and scope of business। कल जो हमने है सेकेंडरी इंडस्ट्री पढ़ ली थी, पर आइए आज हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या होती है? वो इट मेक्स यूज ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस बाय प्राइमरी इंडस्ट्रीज एज देयर रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस फिनिश गुड्स। वो क्या करती है, जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती है और उससे फिनिश गुड्स बनाती है। कल हमने वो एग्जांपल डिस्कस किया था शुगर केन वाला। जब हम शुगर केन की खेती करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर कंसिडर करेंगे। पर वही शुगर केन को जब हम शुगर बनाने के लिए यूज़ करेंगे तो वो रॉ मटेरियल हो गया सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए, और वो शुगर बन जाएगी सेकेंडरी इंडस्ट्री का फिनिश गुड्स। ठीक है, तो सेकेंडरी इंडस्ट्री के पार्ट्स है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। इसको भी हम डिटेल में जानेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? दीज इंडस्ट्रीज आर इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स इनटू फिनिश गुड्स। वो क्या करेगी, रॉ मटेरियल को और जो सेमी फिनिश गुड्स है, जो मतलब पूरी तरीके से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, उनको कन्वर्ट करेगी फिनिश गुड्स के अंदर। और दीज इंडस्ट्रीज क्रिएट फॉर्म यूटिलिटी बाई चेंजिंग द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ये इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, यूटिलिटी क्रिएट कर रही हैं। यूटिलिटी के बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, मतलब कोई भी गुड है जो फिनिश गुड है वो हमारी वांट को कितना सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे हम बिस्किट का पैकेट कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी वांट कितनी सेटिस्फाई हो रही है, तो वही सेकेंडरी इंडस्ट्री करती है। क्या कर रही है, वो एक फिनिश गुड को तैयार कर रही है, यानी कि वो एक यूटिलिटी क्रिएट कर रही है। अब आता है कंज्यूमर गुड्स के ऊपर। ओके, ये हमने ऊपर छोड़ दिया था टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स के टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो कंज्यूमर गुड्स होंगे और एक क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स होंगे। तो हम आइए कंज्यूमर गुड्स को समझते हैं। द गुड्स विच कैन बी डायरेक्टली कंज्यूम बाय द कंज्यूमर आर नोन एज कंज्यूमर गुड्स। जो गुड्स डायरेक्टली कंज्यूमर के थ्रू कंज्यूम होंगे उन्हें हम कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं, जैसे कि क्लोथ, ऑयल, सोप, ब्रेड, ये सारे कंज्यूमर गुड्स के अंदर आएंगे। सेकेंड टाइप है इंडस्ट्रियल गुड्स। द गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स आर नोन एज इंडस्ट्रियल गुड्स। वो सारे गुड्स जो कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए लगते हैं वो सारे इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं। जैसे कि मशीनरी का यूज़ करके ही आप कंज्यूमर गुड्स बनाओगे, ठीक है, तो वो सब किस में आएंगे, इंडस्ट्रियल गुड्स में। ठीक है, मशीनरी, टूल्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए विच आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर कंज्यूमर गुड्स। अब आते हैं टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितने टाइप की होती है? पहली है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। हेयर रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स टू प्रोड्यूस फिनिश प्रोडक्ट्स। यहाँ पे क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है उसको डिफरेंट पार्ट्स में फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं क्रूड ऑयल का। अब क्रूड ऑयल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, उससे हमें केरोसिन मिल सकता है, उससे हमें डीजल मिल सकता है। ठीक है, तो वो आया एनालिटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। फिर आता है सिंथेटिक इंडस्ट्री। हेयर 2 और मोर मटेरियल्स आर मिक्स टू मैन्युफैक्चर सम न्यू प्रोडक्ट्स। सिंथेटिक इंडस्ट्री के अंदर क्या होगा, 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को मिक्स करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। कि जैसे कि हम सोप बनाते हैं तो उसके अंदर हम कुछ केमिकल यूज़ करते हैं, कुछ मतलब फ्लेवर के लिए एसेंस यूज़ करते हैं, तो इनको यूज़ करके ऑयल्स यूज़ होते हैं, तो इनको यूज़ करके हम एक सोप बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट को यूज़ करके एक नया ही प्रोडक्ट बनाया गया है, तो उसे हम सिंथेटिक इंडस्ट्री बोलेंगे। फिर आती है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। हेयर द रॉ मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड देन फिनिश गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। यहाँ पे क्या होगा, रॉ मटेरियल को डिफरेंट प्रोसेस से होके गुजरना पड़ेगा फिनिश गुड बनने के लिए। हम एग्जांपल ले सकते हैं बिस्किट का। मैदे को यूज़ करेंगे, उसके बाद उसको बेक करेंगे और डिफरेंट प्रोसेस से वो गुजरेगा और वो बिस्किट बनेगा। फिर आता है असेंबली इंडस्ट्री। हेयर द वेरियस फिनिश गुड्स आर कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, है ना। यहाँ पे बहुत सारे फिनिश गुड्स को मिला के एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। हम कार मैन्युफैक्चरिंग की बात यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इंडस्ट्रीज हमने समझ ली। अब आते हैं हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तरफ। तो दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, रोड्स एक्सेट्रा। कंस्ट्रक्शन नाम से ही समझ पा रहे हैं कि ये इंडस्ट्रीज कहाँ इंगेज होती हैं, बिल्डिंग को, डैम को, रोड्स को कंस्ट्रक्ट करने के अंदर। दीज इंडस्ट्रीज यूज द प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सच एज सीमेंट, आयरन एंड स्टील। ये इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रही हैं। ऊपर हमने डिस्कस कर रखे हैं, तो वही प्रोडक्ट्स वो यहाँ पे यूज़ कर रही हैं, ये सब कंस्ट्रक्शन करने के लिए। सीमेंट का एग्जांपल हमने लिया था। द यूनिक फीचर ऑफ दीज इंडस्ट्रीज इज दैट देयर प्रोडक्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और शिफ्टेड टू द मार्केट। अब यूनिक फीचर क्या है कि इनके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो मार्केट में शिफ्ट नहीं हो सकते। जैसे कि डैम को हम उठा के शिफ्ट तो नहीं कर सकते, दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड रिमेन एट फिक्स साइट ओनली। ठीक है, वो जहाँ पे बनेंगे वहीं पे रहेंगे।
फिर आती है बात टर्शरी या फिर सर्विस इंडस्ट्री की। तो इट इज़ कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज विच फैसिलिटेट अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस इंडस्ट्री के अंदर क्या होगा, सर्विस प्रोवाइड होती है जो गुड्स एंड सर्विसेज के स्मूथ फ्लो में मदद करती है। दिस इंडस्ट्री हेल्प्स इन एक्टिविटीज़ ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। ये जो टर्शरी इंडस्ट्री है वो अपने सर्विसेज के थ्रू जो क्या करेगी, इसको हम सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं, राइट। तो वो सर्विसेज के थ्रू क्या करेगी, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी काफ़ी हेल्प करती है। दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड सर्विस विच सपोर्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सर्विस इंडस्ट्री। हम डिस्कस कर चुके हैं, ये प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री को सर्विस प्रोवाइड करेगी, इनकी मदद करेगी, इसीलिए हम इसको सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। अब कैसे कैसे सर्विस प्रोवाइड करेगी, बैंकिंग के थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, इंश्योरेंस के थ्रू और एडवर्टाइजिंग के थ्रू। इसको डिटेल में समझेंगे। कॉमर्स, कॉमर्स क्या होता है, इट रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू अल्टीमेट कंज्यूमर। कॉमर्स क्या करेगा, अल्टीमेट कंज्यूमर के पास में आपके गुड को पहुंचाने में मदद करेगा अपने एस्पेक्ट्स के साथ, मतलब अपने फैक्टर्स के साथ, ठीक है। तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स until unless they reach the ultimate consumer। अगर हम उसको कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन वर्थ इट ही नहीं है। ऑल द प्रॉब्लम्स हिंड्रेंस आर सॉल्व बाय कॉमर्स। जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं बिजनेस के अंदर, वो सब कौन सॉल्व करता है, कॉमर्स की मदद से सॉल्व होते हैं। अभी हमने ऊपर जो ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग वगैरह जो फैक्टर्स देखे थे, उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस भी करने वाले हैं। तो फंक्शंस क्या है, कॉमर्स का रोल क्या है। कॉमर्स इज कंसिडर्ड एज बैकबोन ऑफ इंडस्ट्री। इसको हम इंडस्ट्री का बैकबोन कह सकते हैं क्योंकि ये सपोर्ट करता है पूरी इंडस्ट्री को, ठीक है, उसकी कामों को। गुड्स को अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने में कॉमर्स का बहुत बड़ा रोल है। द गुड प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्री रीच द अल्टीमेट कंज्यूमर ओनली बिकॉज ऑफ कॉमर्स। हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, ठीक है। हमने जो भी अभी ऊपर पढ़े थे ना, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, ये यहाँ पे थ्रू ट्रेड, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, ये सब आगे हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। अब पर्सन की हिंड्रेंस को रिमूव करने के लिए कॉमर्स कैसे मदद करता है। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पर्सन कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। दीज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर अनदर ग्रुप ऑफ पर्सन कॉल्ड कंज्यूमर, ठीक है। गुड्स जो प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम प्रोड्यूसर बोलेंगे, और जो कंज्यूम करते हैं उन्हें हम कंज्यूमर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट लोगों के थ्रू प्रोड्यूस होता है और कंज्यूम डिफरेंट लोगों के थ्रू होता है। तो यहाँ पे कॉमर्स अपना रोल निभाता है कि प्रोड्यूसर से के द्वारा प्रोड्यूस किए गए गुड्स को कैसे वो कंज्यूमर तक पहुंचाता है। द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स क्रिएट अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। जब हम ट्रेड करते हैं, ट्रेड के अंदर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है, ठीक है। आप गुड्स एक्सचेंज कर रहे हो, उसके बदले आपको मनी मिल रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो जो ट्रेड सेगमेंट है कॉमर्स का, वो इस हिंड्रेंस को रिमूव कर रहा है। किस हिंड्रेंस को, पर्सन के हिंड्रेंस को, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक हमारा गुड्स कैसे पहुंचेगा, ट्रेड के थ्रू पहुंचेगा। तो ट्रेडर्स हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स। तो जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज करने में मदद करते हैं। किनके बीच एक्सचेंज, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच। सेकंड पॉइंट है हमारा, हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। तो जो कॉमर्स है वो कैसे हेल्प करेगा इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। देयर इज़ अ प्लेस गैप बिटवीन द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड प्लेस ऑफ कंजम्पशन। जो हमारा गुड्स हैं वो कहीं और पे प्रोड्यूस हो रहे हैं और कंज्यूम कहीं और जाके होने वाले हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट सेगमेंट है कॉमर्स का, वो क्या मदद करेगा, जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रहे हैं वहाँ से उठा के गुड्स को ले जाएगा जहाँ पे कंज्यूम होने वाले हैं, मतलब कंज्यूमर के पास। तो ट्रांसपोर्ट सेगमेंट मदद कर रहा है यहाँ पे। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट सेगमेंट ने, जो कि कॉमर्स का है, उसने मदद की है हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब आता है हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब रिस्क को कैसे रिमूव करता है कॉमर्स। तो द इंश्योरेंस ब्रांच ऑफ कॉमर्स हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन टू द इंश्योर्ड। तो जो इंश्योरेंस सेगमेंट है हमारे कॉमर्स का, वो क्या मदद करेगा, हेल्प्स इन रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। रिस्क कम कर देता है इंश्योरेंस जो है वो इंश्योर्ड पार्टी को थोड़ा रिलीफ देता है ना। तो द कॉमन टाइप ऑफ रिस्क कवर्ड आर, यहाँ पे कौन कौन से रिस्क कवर होते हैं, लॉस ऑफ फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट। यहाँ पे लॉस कवर हो रहा है, हमेशा याद रखना है हम लोगों को, ठीक है। तो जो अगर हमें जो आग लगने से कोई नुकसान हो जाता है, चोरी होने से कोई नुकसान हो जाता है, तो उसको कौन कवर करेगा, हमारा इंश्योरेंस कवर करेगा। तो हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। अब जो कॉमर्स सेगमेंट है, नॉलेज के हिंड्रेंस को कौन रिमूव कर सकता है,
एडवर्टीजमेंट, तो द कंज्यूमर और बायर आर अनअवेयर अबाउट द न्यू गुड्स प्रोड्यूस बाय मैन्युफैक्चर। एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट की पूरी जानकारी कंज्यूमर्स को दे सकते हैं। तो ये कैसा हिंड्रेंस, जो नॉलेज का हिंड्रेंस था, हमें अभी तक नॉलेज नहीं थी उस प्रोडक्ट के बारे में, तो जो एडवर्टीजमेंट सेगमेंट है वो हमारी मदद कर रहा है उसको के बारे में जानने के लिए। अब आता है हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज। तो जो बैंकिंग सेक्टर है, हमारे बैंकिंग सेगमेंट जो है कॉमर्स का, वो मदद करता है हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज को रिमूव करने के लिए। तो द कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज सर्कुलेटेड बाय द बैंकिंग ब्रांच ऑफ कॉमर्स। ठीक है, द बैंक हेल्प्स द बायर्स एंड सेलर्स इन मेकिंग द कलेक्टिंग पेमेंट्स। बैंक मदद करती है बायर्स को भी, सेलर्स को भी पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, है ना, पेमेंट एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए। बैंक्स प्रोवाइड लोन्स टू बिजनेसमैन्स। ठीक है, बिजनेसेस को बैंक लोन भी प्रोवाइड करती है। पैसे की फ्लो को मार्केट के अंदर बैंक रेगुलेट कर रही है। एंड दे ऑल्सो हेल्प इन एक्सटर्नल ट्रेड बाई इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट। और वो क्या करती है, एक्सटर्नल ट्रेड में भी मदद करती है, लेटर ऑफ क्रेडिट। जैसे कि जो फॉरेन ट्रेड होती है उसके अंदर बैंक क्या करती है, लेटर ऑफ क्रेडिट देती है, जिससे मतलब जो सिक्योर्ड पेमेंट का एक तरीके से मेथड है कि बैंक गारंटी ले रही है कि आपको पेमेंट मिल ही जाएगा, इसे हम लेटर ऑफ क्रेडिट बोलेंगे। ठीक है, हेल्प्स इन रिमूविंग हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब हिंड्रेंस ऑफ टाइम कैसे रिमूव करता है कॉमर्स सेगमेंट? तो सम गुड्स आर प्रोड्यूस इन पर्टिकुलर सीजन्स बट आर डिमांडेड थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, कुछ गुड्स जो है पूरे पर्टिकुलर सीजन में ही बनते हैं पर पूरे साल उनकी डिमांड रहती है। सिमिलरली सम गुड्स आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर बट डिमांडेड इन पर्टिकुलर सीजन। और कुछ गुड्स क्या होते हैं, पूरे साल बनते रहते हैं पर किसी पर्टिकुलर सीजन में ही उनकी डिमांड होती है। तो ये जो हिंड्रेंस हो रहा है वो कौन सा सेगमेंट दूर करेगा? वेयर हाउसिंग, है ना, वहाँ पे हम स्टोर करके रख सकते हैं और जब मार्केट में उसकी डिमांड होती है वैसे वैसे हम सप्लाई कर सकते हैं। सो देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। उस टाइम गैप को कौन सा सेगमेंट दूर कर रहा है? वेयर हाउसिंग सेगमेंट जो है वो वहाँ पे मदद कर रहा है। तो द गुड्स कैन बी केप्ट सेफली इन वेयर हाउस टिल दे आर डिमांडेड इन द मार्केट। वो सेफली वेयर हाउस के अंदर रखे जा सकते हैं जब तक मार्केट में उनकी डिमांड ना हो। ठीक है, फिर हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स की क्लासिफिकेशन के अंदर अभी तक हमने कॉमर्स पढ़ लिया, उसमें ट्रेड आता है और एड्स टू ट्रेड आता है। ठीक है, तो अब हम ट्रेड के बारे में जानेंगे। ट्रेड रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड मतलब क्या होता है? बाइंग और सेलिंग हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की। इन सिंपल वर्ड इट रिफर्स टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स ब्रिंग्स टुगेदर द मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। ये पॉइंट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ट्रेड सेगमेंट जो है हिंड्रेंस ऑफ क्या कर रहा है, पर्सन को रिमूव कर रहा है। द ट्रेडर्स एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर। अब ट्रेड कितने टाइप की होती है? ट्रेड क्या होगी? इंटरनल ट्रेड होगी, एक्सटर्नल ट्रेड होगी। तो इंटरनल ट्रेड क्या है? इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। हम अपनी ही कंट्री के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, एक डोमेस्टिक ट्रेड कर रहे हैं, है ना, जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, उससे हम क्या बोलेंगे? इंटरनल ट्रेड। इट इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक ट्रेड। ठीक है, हियर ट्रेडिंग टेक प्लेस इन होम करेंसी ओनली। यहाँ पे सिर्फ होम करेंसी ही चलेगी। क्या हम लोग फॉरेन करेंसी में डीलिंग करते हैं? नहीं। तो जो जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर जो हमारे इंडिया के अंदर ट्रेड हो रही है वो क्या होगी? इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड दो तरीके की हो सकती है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। तो होलसेल ट्रेड क्या होती है? इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन बल्क क्वांटिटी। होलसेलर को हम सब जानते हैं, बल्क क्वांटिटी में गुड्स को वो क्या करता है? परचेस करता है और उसके बाद वो रिटेलर्स को देता है और रिटेलर्स आगे कंज्यूमर्स को देते हैं। ठीक है, तो द होलसेलर बाइज गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। वो मैन्युफैक्चरर से बल्क क्वांटिटी में गुड्स को बाय करेगा और स्मॉल क्वांटिटी में उसको रिटेलर को सेल करेगा। ठीक है, यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड होती है क्योंकि होलसेल डायरेक्ट प्रोड्यूसर से बहुत सारा बल्क में गुड्स परचेस कर रहा है और फिर वो रिटेलर को दे रहा है। ठीक है, फिर आता है रिटेल ट्रेड। इट रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन स्मॉल क्वांटिटीज। ठीक है, यहाँ पे रिटेलर क्या कर रहा है? होलसेल जितना गुड्स तो नहीं खरीद रहा, ठीक है, तो वो स्मॉल क्वांटिटी में खरीदता है और फिर रिटेलर को देता है। स्मॉल क्वांटिटी में खरीदता है पर उसके पास वैरायटी लार्ज होनी चाहिए। यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 आप देख सकते हो, द रिटेलर हैज़ टू मेंटेन अ लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स। उसके पास डिफरेंट वैरायटीज़ होनी चाहिए ताकि जो कंज्यूमर से गुड्स मांग रहा है उसको वो मिले। मतलब जैसे अगर किसी को टूथपेस्ट लेना है तो उसके पास हर वैरायटी का होना चाहिए, डाबर का होना चाहिए और क्लोजअप होना चाहिए, कोलगेट होना चाहिए, है ना, वैरायटी बहुत सारी होनी चाहिए। यहाँ पे कैपिटल की बात नहीं हो रही है। ठीक है, कैपिटल उसको कम लगेगा पर वैरायटी ज़्यादा लगेगी। द रिटेलर बाय गुड्स फ्रॉम होलसेलर। वो होलसेलर से गुड्स खरीदता है और सेल करता है अल्टीमेट कंज्यूमर्स को। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल नहीं रिक्वायर होती पर लार्ज वैरायटी उसको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी।
अब आते हैं हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड के ऊपर। तो इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। इंटरनल ट्रेड के अंदर क्या हो रहा था, जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ही हो रहा था। एक्सटर्नल ट्रेड में बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्री, मतलब हम किसी और कंट्री के साथ में ट्रेड कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल और फॉरेन ट्रेड, ठीक है। इन एक्सटर्नल ट्रेड द मार्केट इज़ वेरी वाइड, यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है, हमारा स्कोप बढ़ गया है। हेयर ट्रेडिंग टेक्स प्लेस इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी ओनली। अब जब हम दूसरे देश के साथ में ट्रेडिंग करते हैं तब हम क्या करेंगे, फॉरेन करेंसी में डील करेंगे। तो द एक्सटर्नल ट्रेड इन्वॉल्व्स कंप्लीशन ऑफ वेरियस रूल्स, यहाँ पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस हमें फॉलो करने पड़ते हैं, सच एज लाइसेंसिंग, कस्टम क्लियरेंस, ठीक है। तो हमारे पास लाइसेंस होना चाहिए कि हम जो गुड्स बेच रहे हैं वो परमिशन है कि नहीं उस गुड्स को मतलब एक्सपोर्ट करने का, और कस्टम क्लियरेंस, सारे रूल्स रेगुलेशंस, मनी की जो है फैसिलिटी वगैरह सब क्लियर करना, उसको हम कस्टम क्लियरेंस बोलते हैं, ठीक है। मतलब हमने सारे अरेंजमेंट कर लिए हैं, सब गुड्स को चेक कर लिया है कि वो लीगल है आगे एक्सपोर्ट होने के लिए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कस्टम क्लियरेंस। मनी का जो व्यवस्था करनी है फॉरेन करेंसी में हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल ट्रेड इज ऑफ 3 टाइप्स। जो एक्सटर्नल ट्रेड है वो 3 तरीके की होगी। एक तो क्या होगी, एक्सपोर्ट ट्रेड। इट रिफर्स टू सेल ऑफ गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री और कंट्रीज। एक्सपोर्ट ट्रेड किसको बोलते हैं, जब हम अपने गुड्स को किसी और कंट्री को बेच रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट क्रिएट इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी एंड देयरफॉर दे आर टर्म्ड एज पॉजिटिव आइटम। हम एक्सपोर्ट को पॉजिटिव आइटम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम एक्सपोर्ट ट्रेड करते हैं मतलब हम दूसरे कंट्री को हमारे गुड्स बेच रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रही है, फॉरेन करेंसी आ रही है ना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा आ रही है, जिसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होती है, इसको हम पॉजिटिव आइटम बोलते हैं। तो एक्सपोर्ट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ एनी कंट्री, ठीक है। अगर हम किसी और कंट्री को कुछ सामान बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास उनकी करेंसी आएगी और फॉरेन करेंसी आएगी, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर आता है इम्पोर्ट ट्रेड, ये उसका जस्ट अपोजिट है। इम्पोर्ट ट्रेड को हम नेगेटिव आइटम बोलते हैं, क्योंकि हम फॉरेन कंट्री से कुछ ना कुछ सामान खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, मतलब हमारे पास जो फॉरेन करेंसी है वो हमें उन्हें देनी पड़ेगी, तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए ये नेगेटिव आइटम कहलाएगा, ठीक है। समझ गए इम्पोर्ट मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री, ठीक है। जब हम गुड्स खरीद रहे हैं उसको हम इम्पोर्ट बोलेंगे, और जब हम गुड्स बेच रहे हैं उसको हम एक्सपोर्ट बोलेंगे। तो इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड्स आर इनकरेज मोर एज कम्पेयर टू कंज्यूमर गुड्स। यहाँ हम क्या इनकरेज करते हैं, इम्पोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड्स। जितना इम्पोर्ट हम इनका करेंगे उतना ज़्यादा इनकरेज किया जाता है, ताकि हम यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स बना सकें या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए भी गुड्स बना सकें, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स को इम्पोर्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आती है एंट्री पोर्ट ट्रेड। एंट्री पोर्ट ट्रेड क्या होती है, इट रिफर्स टू इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। मतलब हम इम्पोर्ट कर रहे हैं गुड्स, मतलब हम किसी और कंट्री से गुड खरीद रहे हैं किसी दूसरी ही कंट्री को बेचने के लिए, ठीक है। यहाँ पे 3 कंट्रीज़ का रोल हो गया। एक कंट्री से हम गुड्स खरीद रहे हैं, एक कंट्री के अंदर गुड्स आ रहा है, और फिर उस जिसके अंदर आ रहा है उसी से वो दूसरी कंट्री के अंदर जाएगा, ठीक है। तो इसको एंट्री पोर्ट बोलते हैं। यहाँ पे 3 दिख रहा है, एक से आ रहा है और दूसरी में जा रहा है। तो द एंट्री पोर्ट, द गुड्स आर परचेज फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री बट नॉट फॉर कंजम्पशन। हम फॉरेन कंट्री से गुड्स को परचेज करें पर कंज्यूम नहीं करेंगे, बट फॉर सेलिंग दीज गुड्स टू सम अदर फॉरेन कंट्री, हम किसी और ही फॉरेन कंट्री में उसको बेच देंगे। अब आता है एड्स एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। एड मतलब क्या होता है, फर्स्ट एड, नाम सुना है, जो हेल्प करता है, ठीक है। तो जो ट्रेड को हेल्प करेंगे हम उनको बोलेंगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो द एक्टिविटीज़ विच हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड आर नोन एज एड्स टू ट्रेड। मतलब जो ट्रेड की स्मूथ फ्लो के अंदर, ट्रेड करने के अंदर मदद करते हैं वो होते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या फिर एड्स टू ट्रेड। तो दीज